हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय, जिसे हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, आज की क्लास में हम महाजनपद काल से जुड़े हुए टॉप 35 प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, जिससे कि आपका इस पेपर से जुड़े हुए जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, साथ ही साथ आपका ये चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। यहाँ पे जो प्रश्न आया कि जो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वो किस धातु के बने थे, तो देखिए विकल्प क्या दिया हुआ है, तांबे के थे, सोने के थे, रांगे के थे या फिर चांदी के थे। ये यूपीपीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन आया था। फ्रेंड, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखते हुए चलिए। तो ठीक है, जो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वो चांदी के थे। और प्रश्न आया कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो कि चांदी के बने हुए थे वो किस नाम से जाने जाते थे, तो उन्हें पंचमार्क सिक्के के नाम से जाना जाता है। पंचमार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंचमार्क कोई आहत सिक्का कहा जाता है और इसे पंचमार्क नाम जो दिया था वो दिया गया था 1835 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इसे पंचमार्क सिक्का कहा गया था और पंचमार्क सिक्के को वो बौद्ध साहित्य में हम इसे कसारपड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य में से कसारपड़, ठीक है, कसारपड़ का नाम दिया गया है। और अगर इन डेप्थ और क्वेश्चन जाता है कि पंचमार्क सिक्के का व्याख्या किसने किया, अध्ययन किसने किया, तो वो रैम्पेंसन के द्वारा किया गया था। ईजे रैम्पेंसन के द्वारा पंचमार्क सिक्के की व्याख्या व अध्ययन का कार्य किया गया था। तो हमारा जो पहले का आंसर है वो है डी, चांदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, हमें यहाँ पे गलत आंसर को निकालना है। तो देखिए, एक तरफ यहाँ पे महाजनपद दिए गए हैं और उसी के साथ उन महाजनपदों की राजधानी दिया है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि किस महाजनपद की गलत राजधानी यहाँ पे लिखी गई है। तो देखिए, अंग की राजधानी चंपा, फ्रेंड बिल्कुल सही है, अंग की राजधानी चंपा। चंपा को मालिनी के भी नाम से जानते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है कौशल, कौशल की राजधानी अहिछत्र, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, बिल्कुल सही है। और लास्ट है हमारा मत्स्य, जो कि राजस्थान में था। मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर, ये भी सही है। कहने कि हमारा गलत आंसर क्या है, कौशल। फ्रेंड, कौशल की राजधानी, फ्रेंड दो राजधानी थी। उत्तरी कौशल की राजधानी जो कि श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी आपकी साकेत थी। ठीक है, साकेत, जिसे कुशावती के भी नाम से जाना जाता है, साकेत। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या है वो आंसर बी, यानी कि कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी बल्कि आपकी श्रावस्ती और साकेत थी। अहिछत्र जो थी वो पांचाल की राजधानी थी। फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे, सभी जनपदों के अपने अपने शासक हुआ करते थे। तो चंड प्रद्योत नामक जो शासक था वो किस महाजनपद का शासक था, किस प्राचीन गणराज्य का शासक था। तो देखिए यहाँ पे विकल्प क्या दिया हुआ है, काशी, अंग, अवंती, वज्जी। ये एमपीपीसीएस प्री 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए, चंड प्रद्योत जो थे वो आपके अवंती के शासक थे। फ्रेंड, चंद्र प्रद्योत की बात करें तो अवंती जो क्षेत्र था, चूँकि मालवा वाला क्षेत्र में अवंती थे, और वहाँ के शासक जो चंद्र प्रद्योत थे इनके बिंबिसार से काफ़ी अच्छे संबंध थे। चूँकि चंद्र प्रद्योत को एक बीमारी हो जाने के कारण बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को यहाँ पे, जीवक को इनके इलाज के लिए भेजा था और फिर इनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो गया था। ठीक है, काशी है, काशी भी जनपद था, वो वाराणसी था उसकी राजधानी। अंग जो थे, अंग आपका हमने अभी बताया था, अंग की राजधानी जो थी आपकी, यहाँ पे अंग दिया था ना, यहाँ पे अंग की राजधानी चंपा थी। और फिर नेक्स्ट जो था हमारा, नेक्स्ट क्या है, वज्जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। देखिए फ्रेंड, प्रश्नों से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पहली बात है अभिलेखी साक्ष्य, तो यहाँ से एक और प्रश्न बन गया, किस अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। तो किस नंद राजा के आदेश से, तो देखिए प्रश्नों से भी प्रश्न बनाना आप लोग सीखिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि किस अभिलेखी साक्ष्य से नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। कहाँ पे खुदवाई गई थी, अंग में खुदवाई गई थी, बंग में खुदवाई गई थी, कलिंग में या फिर मगध में। ये यूपीपीसीएस प्री 1999 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए, ये नहर खुदवाई गई थी कलिंग में, कलिंग जो कि उड़ीसा वाला भाग है। तो देखिए यहाँ पर शासक था खारवेल, तो खारवेल कलिंग का शासक था खारवेल। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें पता चलता है कि नंद राजा, कौन से नंद राजा, महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में एक नहर
खुदवाई गई थी। ठीक है, तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में एक नहर खुदवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। फ्रेंड अभी जस्ट हमने देखा उज्जैन जो थी अवंती की, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। तो ये उज्जैन का जो प्राचीन काल में जो नाम था वो पूछा है, क्या नाम था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ये देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, एक बार एमपीपीसीएस प्री 1993 में आया था और दूसरी बार यूपीपीसीएस प्री 2009 में ये क्वेश्चन आया था। इससे आपको ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जल्दी से हमें आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो था अवंतिका। ठीक है, अवंतिका जो था वो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक। फ्रेंड पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी। ठीक है, मगध की 2 राजधानी, एक तो आपके राजगृह जिसे हम गिरिवज के नाम से जानते थे और दूसरा आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछ रहा है कौन था। तो देखिए कौन था, उदयन था, अशोक था, बिंबिसार था या फिर महापद्मनंद थे। ये बिहार पीसीएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में हम उदयन को जानते हैं। फ्रेंड उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था और हरेक वंश का शासक था, उसी ने पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। फ्रेंड महापद्मनंद अभी हमने देखा ना, नंद वंश का शासक, और बिंबिसार फ्रेंड वो था हरेक वंश का शासक और संस्थापक और उसी का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। और अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक रहता है। आगे चलते हैं। आगे है कौन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। चूँकि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि एज अ राजधानी किसने बनाया पाटलिपुत्र को। तो किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा या फिर उदयन के द्वारा या फिर कनिष्क के द्वारा। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किसने चयन किया? उदयन के ही द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयन किया गया था। चूँकि इसके पहले राजगृह राजधानी थी जिसे हम गिरिवज के नाम से जानते हैं और बिंबिसार के द्वारा हरेक वंश की स्थापना करके मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था हरेक वंश, उसकी राजधानी पहले राजगृह थी और फिर उदयन के समय में उसकी राजधानी राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र लाया जाता है। और फ्रेंड ये जो पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें कि पाटलिपुत्र के महत्व को किसने सबसे पहले समझा था, तो देखिए अजातशत्रु जो कि उदयन का पिता था, उसी के द्वारा पाटलिपुत्र नगर के महत्व को समझा गया था। ठीक है, और ये पाटलिपुत्र की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें फ्रेंड, तो ये उत्तर में इसके गंगा है, उसके पश्चिम में सोन नदी है। तो इन सब भौगोलिक स्थिति के कारण पाटलिपुत्र का जो महत्व वो काफ़ी बढ़ जाता है। कनिष्क की फ्रेंड यहाँ पे बात करें तो कनिष्क जो आपको पता ही है, ये आपका कुषाण शासक रहता है। जब हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं तो कनिष्क का मौर्योत्तर काल में जो बाहरी आक्रमणकारी आते हैं जिसमें कुषाण वंश भी था, उसी का शासक कनिष्क था। उसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और दूसरा देखा जाए तो कालाशोक के समय में आपकी दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति आपकी कनिष्क के समय में, अजातशत्रु के समय में आपका पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, उदयन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है। फ्रेंड उदयन वासुदत्ता की एक कहानी है जिसको भास्य के द्वारा, भास्य ने एक स्वप्न वासुदत्ता नामक नाटक की रचना किया था। स्वप्न वासुदत्ता में उन्होंने उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी के बारे में लिखा है। उदयन जो कि आपका देखा जाए वत्स का शासक था और वासुदत्ता जो अवंती शासक चंद्रप्रद्योत की पुत्री थी, उन्हीं के प्रेम कहानी के बारे में लिखा गया है। तो ये पूछ रहा है कि उदयन और वासुदत्ता की जो दंत कहानी है, जो दंत कथा है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो देखिए उज्जैन से संबंधित है, मथुरा से संबंधित है, महेश्मती से संबंधित है या फिर कौशाम्बी से संबंधित है। तो जल्दी से आंसर बताइए। देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया था। देखा जाए तो उदयन वासुदत्ता की जो दंत कथा है वो उज्जैन से संबंधित है, क्योंकि उज्जैन जो थी वो अवंती के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी और महेश्मती जो थी अवंती की दक्षिण अवंती की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो जो मगध फ्रेंड, जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले जन थे, फिर महाजनपद, फिर जन से जनपद मिलते, 2 जन मिलकर के जनपद बनाते हैं, जिसमें से हमने 2 जन क्या थे, एक आपका पुरु जन था, फिर आपका दूसरा पुरु भरत जन मिलकर के जो आपका कुरु जनपद बनाते हैं, पुरु और भरत मिलकर के कुरु जनपद बनाते हैं। इसी तरह कई जनपद आपस में फ्रेंड मिलकर के महाजनपद बनाते हैं। तो जैसा कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हम क्या देखते हैं कि 16 महाजनपद थे। उन 16
16 महाजनपदों में फ्रेंड देखते हैं कि अंत में जाकर के मात्र 4 महाजनपद बसते हैं, जिसमें से हम अवंती देखते हैं, वस्त देखते हैं, कौशल देखते हैं और आपका मगध देखते हैं। लेकिन इन चारों में से सिर्फ एकमात्र ऐसा महाजनपद था जिसने साम्राज्य का रूप लिया था, वो किसने लिया था? मगध ने लिया था। तो मगध, जो प्रथम मगध साम्राज्य का जब हम उत्कर्ष देखते हैं तो वही ये पूछा है कि किस शताब्दी में जो मगध अपने साम्राज्य के रूप में उभर कर के आता है। तो वो देखिए क्या है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, या फिर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, या फिर ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, या फिर ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में। ये बिहार पीसीएस प्री 1997 में ये क्वेश्चन आया था, तो जल्दी से हमें बताया आंसर। तो देखा जाए जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के समय में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का समय महान उथल पुथल का दौर रहता है फ्रेंड। इस समय देखा जाए तो सिर्फ भारत में बल्कि हमें विश्व स्तर पे कई ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ जनपद है, जो यहाँ साम्राज्यों का उदय हो रहा है, नगर द्वितीय नगरीकरण का समय है ये। इसी समय हम देख रहे हैं कि धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं। इन धार्मिक आंदोलन में हम देख रहे हैं कि प्रमुख रूप से बौद्ध और जैन जो है वो उभर करके सामने आते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड 6वीं शताब्दी जो कि द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, लोहे के आविष्कार ने, जो कि उत्तर वैदिक काल में हमने लोहे का आविष्कार ने ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक व्यापक परिवर्तन लेकर के आया। और जैसा कि हम इसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं, द्वितीय नगरीकरण का जो आधार था वो क्या था? लोहा था। और वही प्रथम नगरीकरण जिसका आधार क्या था? कांस था, ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो था, जिसमें कांस था, जो कि तांबे और टीन को मिलाकर के कांसे का निर्माण किया जाता है, उसमें प्रथम नगरीकरण देखते हैं। तो फ्रेंड जो 6वीं शताब्दी का काल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, महान परिवर्तन का काल है, महान उथल पुथल का दौर चल रहा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इससे देखिए यहाँ से तो पहली बात ये समझ में आ गया कि जो विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पे था? वैशाली में था। प्रश्न आ रहा है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या फिर लिच्छवियों के द्वारा? जल्दी से आंसर बताइए। ये बिहार पीसीएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया था। तो जो विश्व का पहला गणतंत्र है फ्रेंड वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। बात करें गणतंत्र की तो देखिए 16 महाजनपद में दो महाजनपद थे, देखिए, जिनका नाम था वज्जी और दूसरे का नाम था मल, ठीक है। वज्जी और मल के अंतर्गत जो थे, वज्जी के अंतर्गत 8 गणतंत्र थे और मल के अंतर्गत 2 गणतंत्र, तो जो टोटल थे वो 10 गणतंत्र थे, ठीक है। 16 महाजनपद 10 जो थे गणराज्य ऐसे थे जो थे गणतंत्र रूप में थे, ठीक है। तो जो वैशाली के जो लिच्छवी थे उसे उन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? यहाँ पे हमें सही जोड़ी को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक विकल्प क्या दिया है, पार्श्वनाथ यांत्रिक से थे संबंधित, बिंदुसार शाक्य से संबंधित थे, स्कंदगुप्त मौर्य से संबंधित थे या चेटक लिच्छवी से संबंधित है। जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान प्री 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो बात करें यहाँ पे सही उत्तर की तो वो है चेटक। चेटक जो था वो लिच्छवी गणराज्य का शासक था। और फ्रेंड इसी चेटक जो थे, चेटक की बहन जिसका नाम चेलेन्ना था, चेलेन्ना का विवाह जो हुआ था वो मगध के शासक बिंबिसार के साथ हुआ था। चूँकि बिंबिसार के बारे में हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरीके से बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का जो विस्तार किया था वो किन किन नीतियों के तहत किया था, युद्ध नीति के तहत, विवाह नीति के तहत और आपका कूटनीति के तहत। कूटनीति के तहत जिससे उसने, हमने बताया ना कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पास अपना जीवक, राजवैद्य जीवक को भेजा था, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध के माध्यम से भी उसने अपने मगध साम्राज्य को मजबूत बनाया था। और साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, जिसने एक संबंध था आपका चेटक की बहन चलेना से उन्होंने विवाह किया। और फिर उसके बाद जो कि वैशाली संघ से रिलेटेड हैं, जो कि वज्जी के अंतर्गत आते हैं। और फिर भद्र की राजधानी थे, भद्र की रानी थी, उनसे उन्होंने विवाह किया। तो इन विवाहिक संबंधों के माध्यम से भी मगध ने अपने आप को क्या किया था, मजबूत किया था, विस्तार किया था। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ, फ्रेंड पार्श्वनाथ तो आपके 23 तीर्थंकर थे। किसके 23वें तीर्थंकर? जैन धर्म के थे। बिंदुसार जो थे वो आपके मौर्य शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और स्कंदगुप्त थे वो मौर्य शासक नहीं थे, वो गुप्त शासक थे। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों तो गलत हो जाता है और हमारा सही क्या है, चेटक जो है लिच्छवी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो फ्रेंड जो हम 16 महाजनपदों की बात कर रहे हैं कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद है, तो उनकी जानकारी के स्रोत क्या थे, किन किन माध्यमों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो देखिए विकल्प क्या दिया है, दीर्घ निकाय, त्रिपिटक,
दिव्य वंश या फिर अगुंतर निकाय? जल्दी से आंसर बताइए। यूपीपीसीएस प्री 2004 में ये क्वेश्चन आया था। तो हमें 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलती है। अन्य माध्यमों से भी हमें मिलती है, जैसे कि आपका जैन ग्रंथ से भी मिलता है, हमें पाणिनि के अष्टाध्याय से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो कि प्रश्न आया है बौद्ध ग्रंथ से जुड़े हुए चीज़ों से, कि बौद्ध ग्रंथ से कौन से बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है, तो अगुंतर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की कहानी, 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। बाकी ये तीनों भी बौद्ध धर्म से भी जुड़े ही हुए हैं, ठीक है। दिग्ग निकाय, त्रिपिटक, दिव्य वंश। महाजनपद युग में 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी का रचना किया था, एक व्याकरण ग्रंथ है। और पाणिनि जो थे वो महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। महापद्मनंद के काफ़ी ज़्यादा उनसे अच्छी मित्रता थी। तो पाणिनि ने देखा जाए तो 22, ठीक है, कहीं कहीं पे 21 भी लिखा है, तो 22 महाजनपदों के बारे में बताया है। तो 22 महाजनपदों में से पाणिनि के अष्टाध्यायी में यहाँ प्रश्न पूछा है कि कौन सा महाजनपद शामिल है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, मगध, अश्मक, कंबो, चेदी, वत्स। विकल्प में देखिए क्या है, तो हमारा आंसर, हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मगध, अश्मक, कंबोज जो है, ये 3 जो है महाजनपद शामिल है। चूँकि 22 महाजनपदों के बारे में बात किया है, कहीं कहीं 21 भी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया था राजस्थान प्री 2013 में, ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद यानी कि षोडश महाजनपद की सूचना मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटा, यहाँ पे किसी धर्म से मतलब किसी विशेष संबंधित हमें प्रश्न नहीं पूछा कि किसके ग्रंथों से, यहाँ पूछा किन किन ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो देखिए विकल्प क्या दिया, अर्थशास्त्र, दूसरा देखिए अगुंतर निकाय, तीसरा दीर्घ निकाय, चौथा क्या है आपका भगवती सूत्र। तो हमारा देखिए आंसर क्या है, आंसर ए हो जाएगा, अगुंतर निकाय से, जो कि बौद्ध धर्म का जो साहित्य है अगुंतर निकाय, और जैन धर्म के साहित्य यानी कि ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ अभी हमने जस्ट पीछे देखा पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी हमें 16 महाजनपदों, 16 नहीं 22 महाजनपदों के बारे में पता चल रहा है। फ्रेंड यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में जान लीजिए। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, कौटिल्य के सहयोग से ही देखा जाए तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और उन्होंने एक कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसको जो कि राजनीति से संबंधित थी, ठीक है। ऐसा नहीं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अर्थशास्त्र वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, नहीं, राजनीति से। दीर्घ निकाय भी बात करें तो ये भी आपका बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, ठीक है। उत्तरी पांचाल, पांचाल पता ना फ्रेंड, द्रौपदी पांचाल की थी, पांचाली कहलाती थी। तो उत्तरी पांचाल की जो कि 2 राजधानी थी, तो यहाँ पे उत्तरी पांचाल की राजधानी पूछ रहा है, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र या फिर मथुरा में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2006 में क्वेश्चन आया था। तो बताइए हमें उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र, ठीक है, अहिछत्र। और दूसरी जो थी दक्षिणी पांचाल की राजधानी बात करें तो काम्पिल्य जो थी वो आपकी दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, काम्पिल्य, है ना। और उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या हो गई आपकी? अहिछत्र। रुहेलखंड वाला क्षेत्र है फ्रेंड, ये पांचाल वगैरह का जो क्षेत्र था। और ये देखा जाए तो हस्तिनापुर और फ्रेंड इंद्रप्रस्थ जो है ये कुरु की राजधानी थी, ठीक है, कुरु की राजधानी थी। और मथुरा जो थी वो सूरसेन की राजधानी थी, सूरसेन जनपद की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी? जस्ट हमने अभी बताया, डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। तो देखा जाए सूरसेन की राजधानी क्या थी? वो मथुरा थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। काशी की राजधानी क्या थी? आपकी वाराणसी थी, है ना। नेक्स्ट वज्जी की राजधानी फ्रेंड वैशाली थी। देखिए मैं बार बार छोड़ दे रही हूँ, इसकी भी राजधानी इसको भी बता दूँ कि उसको मैं इतना निगलेक्ट करूँ। वैशाली इसकी थी राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली। मिथिला भी कह सकते हैं, मिथिला भी थी, है ना। चूँकि 3 महाजनपदों की ना 2 राजधानियाँ थी, एक तो आपकी पांचाल देखा, दूसरी आपकी कौशल देखा, तीसरी आपकी अवंती। तो ये 3 महाजनपदों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? आपकी कौशाम्बी थी। और बात करें जैसे 16 महाजनपदों में जो 10 महाजनपद थे वो किसे? उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आते हैं, ये पूरा गंगा घाटी के क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार वाली गंगा घाटी के क्षेत्र में 10 महाजनपद थे। तो आपको मैप अपने सामने होना चाहिए, जब भी आप महाजनपद पढ़ रहे हो तो आपके सामने मैप होना चाहिए, पिक्चर आपके सामने आनी चाहिए कि कौन से जनपद कहाँ पे है, कौन सी उसकी राजधानी है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बार बार बता चुके हैं, चंपा अंग की राजधानी थी। और चंपा का पुराना नाम क्या था फ्रेंड? चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। ठीक है, मालिनी, मालिनी याद कर लीजिए, मालिनी, हेमा मालिनी, ऐसे याद कर लो ना, चंपा मालिनी करके कुछ भी ऐसे कोई भी ट्रिक लगा लो, याद कर लो हेमा मालिनी। ठीक है, या चंपा की राजधानी क्या थी? मालिनी थी। ठीक है, और यहाँ पे मगध है, मगध की राजधानी आपको पता ही है, मगध की राजधानी राजगिरी, जो कि बाद में पाटलिपुत्र बन जाती है। वज्जी की राजधानी अभी हमने जस्ट बताया वैशाली और मिथिला थी। और आपकी कौशल की जो राजधानी की बात करें फ्रेंड, तो कौशल की 2 राजधानी थी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की साकेत थी, जिसे हम कुशावती के भी नाम से जानते हैं। ये यूपी ARO 2014 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। किसकी राजधानी थी शुक्तिमती? पांचाल की, कुरु की, चेदी की या फिर अवंती की? तो बताइए, शुक्तिमती जिसे हम किस नाम और भी नाम से जानते हैं, शक्तिमती के भी नाम से जानते हैं, शाक्तिमती। तो शुक्तिमती जो राजधानी थी वो चेदी की राजधानी थी। ठीक है, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शुक्तिमती राजधानी थी। और पांचाल की हमने जस्ट बताया, पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, अहिछत्र थी और दूसरा काम्पिल्य थी। कुरु की राजधानी तो आपको ऑलरेडी पता ही थी, कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। अवंती की 2 राजधानियाँ थी, उज्जैन थी और दूसरा क्या था आपका? महिष्मती थी। ये यूपीपीसीएस मेन 2011 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद। फ्रेंड, ये एकमात्र महाजनपद होगा जो दक्षिण भारत में स्थित होगा। चलिए मैंने हिंट कर दिया, अब तो आंसर बता ही देंगे आप कि ठीक है, एकमात्र ऐसा जनपद जो गोदावरी नदी के दक्षिण वाले भाग में स्थित है महाजनपद, तो वो अवंती है, वत्स है, अस्मक है, कंबोज है। बताइए कौन सा है? ये राजस्थान। प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया था। तो गोदावरी नदी के जो दक्षिण तट पे स्थित है महाजनपद वो है आपका अस्मक। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? पोतन थी। पोतन इसकी राजधानी थी। ठीक है, जिसे हम प्रतिष्ठान के भी नाम से जानते थे, इसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अवंती जो थी मालवा वाले क्षेत्र में थी, उससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो वस्ती। कंबोज फ्रेंड भारत से बाहर था, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र, रावलपिंडी वाले क्षेत्र में कंबोज था। कंबोज के घोड़े बहुत फेमस थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मस्त महाजनपद स्थित है। मस्त महाजनपद लोकेशन इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको जब भी महाजनपद पढ़ रहे हो आपके सामने मैप होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मस्त महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो बताइए कौन सा है पश्चिम, कौन सा जनपद है? तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में है। ठीक है, मत्स्य जो है एकमात्र जनपद जो राजस्थान में है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? विराटनगर। फ्रेंड ठीक है, मत्स्य महाजनपद में पता है ना आपको, पांडवों ने किस तरीके से अज्ञातवास, इन्होंने एक तरीके से जो वहाँ पे कहते हैं ना कि वनवास भी कह लो, तो इसी विराटनगर मत्स्य महाजनपद में ही पांडवों के द्वारा 13 वर्ष का उन्होंने वनवास यहाँ पे काटा था। ठीक है, और यहाँ पे बुंदेलखंड में बात किया जाए तो बुंदेलखंड में चेदी राजवंश था फ्रेंड, चेदी महाजनपद था। रुहेलखंड में पांचाल महाजनपद था। ठीक है, यहीं की कन्या थी द्रौपदी, और वहाँ का जो पांचाल जो जनपद था उसी को हम उसी के अंतर्गत, रुहेलखंड के अंतर्गत कान्यकुब्ज नगर, ठीक है, कान्यकुब्ज नगर, जिसे हम आज के डेट में कन्नौज के नाम से जानते हैं, ये भी रुहेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। तो हमारा आंसर वैसे क्या है? मस्त महाजनपद की राजधानी राजस्थान में है। मस्त महाजनपद राजस्थान में, जिसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। मगध की राजधानी कौन सी है? फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न है कि मगध की राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान है, वैशाली है, गिरिव्रज है या फिर राजगिरी। गिरिव्रज जिसे हम राजगिरी के नाम से जानते हैं, या फिर चंपा है। ये तो आप बिल्कुल बता देंगे, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं गिरिव्रज। ठीक है, चूँकि गिरिव्रज जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी, बाद में हम देखते हैं किस तरीके से उदयन जो शासक आता है, मगध का शासक उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके पाटलिपुत्र नगर बसाया जाता है। और जब शिशुनाग आएंगे, तो जब शिशुनाग मगध में जब हम हरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश आएगा, तो शिशुनाग वंश का जो शासक है शिशुनाग के द्वारा गिरिव्रज से वैशाली राजधानी बना ली जाएगी। और पुनः जब अजातशत्रु आएगा तो उसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेगा। तो इस तरीके से मगध के प्रतिष्ठान के बारे में जस्ट हमने अभी बात किया फ्रेंड। पोटन का जो प्राचीन नाम था वो प्रतिष्ठान था, पोटन जो कि अश्मक की राजधानी थी। और फ्रेंड चंपा जो है अंग की राजधानी है। और वैशाली की बात करें फ्रेंड, तो वैशाली तो आपको पता ही, जो वज्जी संघ के अंतर्गत था वैशाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? जस्ट हमने अभी सारी बातें किया, कौन सी राजधानी नहीं है? तो देखा जाए तो गिरिव्रज नहीं है, राजगिरी नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है, या फिर कौशाम्बी नहीं है। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ पीसीएस
2011 में एक क्वेश्चन आया था। तो जो हमारे जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है वो थी कौशाम्बी, जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, क्योंकि कौशाम्बी जो थी वो वत्स की राजधानी थी। ठीक है, वत्स जो जनपद था, महाजनपद, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जहाँ का शासक उदयन था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक जो था, एक मगध का शासक उदयन था और एक शासक वत्स का शासक भी उदयन था, और बाकी जितना है गिरिवज है, राजगिरी है, पाटलिपुत्र है, ये क्या है, ये आपका मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है। ठीक है, जो नगर है वो किस आकृति का है। तो देखा जाए प्राचीन जो श्रावस्ती है, जिसकी खोज देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा नगर जिले में किया था, और उसको सहेत महेत नगर का जो थी उसी की पहचान श्रावस्ती के नगर से की गई थी। तो इसका नगर विन्यास देखिए कैसा है, वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या फिर आयताकार है। ये यूपीपीएससी प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए जो प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास जो है वो अर्धचंद्राकार है, और इसका जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सहेत महत नामक स्थान को ही हम श्रावस्ती के रूप में पहचान किया। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने द्वारा मारा गया। कारणवश अपने पुत्र द्वारा, यहाँ पे लिखिए अपने पुत्र द्वारा मारा गया। यानी कि एक ऐसा मगध का वंश है जिसे हम पितृ हत्या वंश के नाम से भी जानते हैं, पितृ हत्यारा वंश के नाम से जानते हैं। यानी कि पिता की हत्या करके पुत्र ने गद्दी प्राप्त किया, और फिर पुत्र के यानी कि उसके भी पुत्र ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। तो वो बताइए कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की गद्दी को प्राप्त करने के लिए, और स्वयं भी मारा गया अपने पुत्र के द्वारा इसी कारण से। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, विकल्प क्या दिया है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदर्शक। तो यहाँ पे एक बात करें तो ये यूपीपीएससी 2007 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए तो बिंब जो इसका जो शासक है, इसका आंसर देखिए क्या है, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार जो कि मगध साम्राज्य का जो पहला वंश है, हर्यक वंश। फ्रेंड ये भी ध्यान रखिएगा, पुराणों के आधार पे अगर मगध का पहला वंश बात करें तो वो बृहदत्त था। बृहदत्त वंश जो था वो पुराणों के आधार पे पहला वंश था, और वहाँ का शासक कौन था, बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। परंतु अगर ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो मगध का पहला मगध का जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश का शासक जो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी गद्दी को प्राप्त करने के लिए, और स्वयं इसके पुत्र यानी कि उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी, अजातशत्रु की हत्या कर दी गई गद्दी को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे बात करें नागदर्शक, नागदर्शक जो थे वो बात करें तो वो जो हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आता है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक थे, जिनकी हत्या किसने किया था, शिशुनाग के द्वारा इनकी हत्या करके मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। और यही शिशुनाग है जो अवंती को अपने मगध में शामिल करते हैं। फ्रेंड ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है। ठीक है, हमने अभी जैसे बात किया अजातशत्रु किस वंश से थे, मगध के डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, हर्यक वंश के थे। ठीक है, मौर्य वंश का शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश की बात करें तो महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। और गुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। 1319 से लेकर के 550 तक है गुप्त समय। ठीक है, और अगर मौर्यों की बात करें, अभी हम इनका भी समय काल आगे देख लेते हैं। तो ये देखा जाए कि ये जो प्रश्न आया था ये बिहार पीएससी 2011 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। ठीक है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी को, ठीक है, वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। तो ये पूछ रहा है कि वज्जी जो था महाजनपद, उसको किस महाजनपद ने अपने में शामिल किया था। मगध मतलब मगध का कौन सा शासक था जिसने वज्जी महाजनपद को हरा करके वज्जी महाजनपद को मगध महाजनपद में शामिल किया था। तो देखिए विकल्प क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद या फिर अजातशत्रु। ये देखिए झारखंड पीसीएस में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए तो मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था, उसने वज्जी गणराज्य को क्या किया था,
हरा करके अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में शामिल किया था। ठीक है, तो इस तरह वज्जी अजातशत्रु के पिता जो कि बिंबिसार, उन्होंने भी कई क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में, जिन्होंने सबसे पहले अंग को, जो मगध में शामिल होने वाला जो सबसे पहला महाजनपद था वो अंग था, उसको शामिल किसने किया था? इनके पिता अजातशत्रु के बिंबिसार के द्वारा शामिल किया गया। तो हमने आपको पहले ही बताया, बिंबिसार ने विवाह नीति से, कूटनीति से और अपना युद्ध नीति से मगध साम्राज्य का निर्माण करते हैं। और 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो साम्राज्य का रूप लेता है वो कौन था? मगध था। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में किया गया? देखिए वज्जी जो था ना, वज्जी की लोकेशन आप देखेंगे तो आप मैप सामने रखिए, वज्जी की लोकेशन मगध के ऊपर थी। ठीक है, मालवा के क्षेत्र, जो कि मालवा वाले क्षेत्र में कौन है? अवंती है। ठीक है, तो ये पूछा कि मालवा की सत्ता निम्न में से किसके शासनकाल में मगध क्षेत्र में आ गई थी? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो यानी कि यहाँ पे जो मालवा वाला क्षेत्र था वो मगध के साम्राज्य में किसके शासनकाल में शामिल किया गया? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के या फिर शिशुनाग के। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया था, तो बताइए जल्दी से आंसर। तो ये था शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग के द्वारा अवंती महाजनपद को मगध महाजनपद में शामिल किया गया था। और अवंती की बात करें फ्रेंड, अवंती ने सबसे पहले, देखिए ये अवंती है, यहाँ पे देखा जाए वत्स है, यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे अश्मक है। तो अवंती ने सबसे पहले यहाँ पे वत्स को शामिल किया, फिर यहाँ पे अश्मक को शामिल किया। और यहाँ पे देखा जाए मगध है, मगध ने एक तरीके से अवंती को ही शामिल कर लिया। और अवंती को शामिल करने वाला शासक कौन था? वो आपका शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग का संस्थापक, शिशुनाग के द्वारा मगध साम्राज्य में अवंती महाजनपद को मिला लिया गया, यानी कि मालवा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, मगध में फ्रेंड कई वंश आते हैं, सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर उसके बाद मौर्य वंश आएगा। तो यहाँ पे पूछा है जो मगध में नंद वंश आया था उसके संस्थापक कौन है? महापद्मनंद, धनानंद, नंदीवर्धन या महानंदिनी। ठीक है, महानंदिन। तो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। महापद्मनंद के द्वारा मगध में नंद वंश की स्थापना किया गया था। और नंद वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है? धनानंद, जिसको चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अभ्यस्त करके नंद वंश की जगह मौर्य वंश की स्थापना किया था। और महानंदिन जो है वो आपके शिशुनाग वंश के अंतिम शासक रहते हैं। इनकी हत्या महापद्मनंद के द्वारा करके नंद वंश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? किस सम्राट ने जो अपने आप को अप्रो परशुराम, ठीक है, के नाम से अपने आप को उसने अपने नाम दिया? तो बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापद्मनंद। ठीक है फ्रेंड, जो महापद्मनंद है उसने अपने आप को अप्रो परशुराम के नाम से उसे जाना जाता है। महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी और ये नंद वंश का शासक था जिसने नंद वंश की स्थापना किया था हर्यक वंश के बाद। बिंदुसार है फ्रेंड, बिंदुसार मौर्य वंश के शासक रहते हैं। अजातशत्रु जो हैं वो आपके हर्यक वंश के शासक रहते हैं। कालाशोक जो है वो आपका शिशुनाग वंश के शासक रहते हैं। ये यूपीएलडीए प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अगर नंद वंश से मगध की बात करें तो मगध पे अगर सबसे पहला जो वंश था वो था आपका हर्यक वंश, जिसका समय पीरियड क्या था 542 से लेकर 44 से लेकर के 412। ठीक है, ये आपका नंद वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद बात करें तो आपका शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश का जो समय है देखा जाए तो 412 से लेकर के 344 के बीच का समय है। फिर आपका शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। ठीक है, नंद वंश का अगर समय देखें तो 344 से लेकर के बात करें तो 321, मात्र इतने ही दिनों का इसका समय रहता है। और फिर इसके बाद कौन आता है? आपका नंद वंश के बाद आता है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करें तो 321 से लेकर के 184 के बीच का समय क्या है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद फ्रेंड क्या आता है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है, साथ ही बाहरी आक्रमण होता है। बाहरी आक्रमण के दौरान हमने जिसमें देखा था सबसे पहले आपका हिंद यवन शासक आते हैं, पार्थियन आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। इसी दौरान जो है मगध पर एक अन्य जो मौर्योत्तर काल के दौरान जो मगध पे है जो एक अन्य राजवंश आता है जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। जो शुंग वंश का समय पीरियड होगा फ्रेंड वो आपका क्या था 184 या 85 से लेकर के 75 के बीच का समय था। शुंग वंश जिसकी स्थापना की थी
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो फ्रेंड अब आपको समझ में आएगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका शासन था, मौर्यों का था। मौर्यों के बाद किसका आ जाएगा फ्रेंड, मौर्य उत्तरकाल। मौर्य उत्तरकाल के दौरान ही हम क्या देखते हैं, कुषाण को देखते हैं जो कि एक बाहरी शासक था, और मौर्य उत्तर काल के दौरान शुंग वंश था। ठीक है, उसके मौर्य उत्तर काल के बाद फ्रेंड गुप्त काल आता है, जिसका समय पीरियड क्या था, 319 से लेकर के लगभग 550 का समय पीरियड है। नेक्स्ट है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण। देखिए फ्रेंड, वही हमने अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था ना कि किस नंद शासक ने कलिंग में नहर खुदवाई थी, नहर बनवाई थी, और ये नहर खुदवाने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मनदेही स्तंभलेख अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ये देखिए क्वेश्चन आया था यूपीएलडीए स्पेशल मेंस 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो क्या बताता है कि राजा नंद यानी कि महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में एक नहर खुदवाई गई थी, और ये पहला जो हाथी गुम्फा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो सबसे पहला नहर खुदवाए जाने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी है। नहर संबंधी प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कौन सा है, वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। फ्रेंड यहाँ पे एक दूसरा अभिलेख क्या दिया है, रुम्मनदेही स्तंभलेख। रुम्मनदेही स्तंभलेख की बात करें तो ये अशोक के समय का है रुम्मनदेही स्तंभलेख, और इसे हमें मौर्य काल से जुड़े हुए जो उनके अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, उनकी कर नीति के बारे में पता चलता है रुम्मनदेही अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख फ्रेंड गुजरात में है, गिरनार वाले क्षेत्र में। इससे हमें वहाँ पे जो सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में हमें जो पता चलता है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, फिर उसको अशोक ने उसका मरम्मत करा, फिर रुद्रदामन के द्वारा उसकी मरम्मत करवाएगी। और आखिरी में देखिए ये प्रश्न अभी इसी बार पीसीएस में भी आया था कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख। फ्रेंड धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। तो बाकी हमारा जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर था वो क्या था, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि इसका कालक्रम क्या था कि सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले हर्यक वंश है। हर्यक वंश की बात करें तो इसका समयकाल क्या था फ्रेंड, जो बात था वो कितना इसका समयकाल था 544 से लेकर के 512, ठीक है 412। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद शिशुनाग वंश आता है, ठीक है, चूँकि इसमें है नहीं तो हम क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे नंद वंश। इसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश का समयकाल क्या था फ्रेंड, ये था 344 से लेकर के 321। इसके बाद क्या आता है, मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश का समयकाल क्या था, 321 से लेकर के 184। इसके बाद क्या आएगा, शुंग वंश। शुंग वंश का समयकाल क्या है, 184 से लेकर के 75। तो हमें क्या आंसर आ गया हमारा 4132, ठीक है 4132 हमारा आंसर क्या हो गया। सबसे पहले हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद चूंकि शिशुनाग वंश आता है लेकिन शिशुनाग वंश यहाँ है नहीं तो नंद वंश आ गया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद क्या आ गया, शुंग वंश। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन ए और कथन बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बिल्कुल सही बात है, ये हमने जस्ट डिस्कस किया। दूसरा था वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। बिल्कुल फ्रेंड, अगर वैदिक सभ्यता पढ़े थे तो वैदिक सभ्यता जो कि उत्तर वैदिक जो कि पूर्व वैदिक जिसे हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जिसे हम उत्तर वैदिक काल के दौरान हम देखते हैं किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो है धार्मिक कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यज्ञ आहुतियों का इतना ज़्यादा प्रचलन हो जाता है, पशु बलि इतना ज़्यादा चढ़ने लगता है कि जो धार्मिक जो वैदिक धर्म था वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न धार्मिक आंदोलन उस समय चलते 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जो दो प्रमुख जो धर्म थे, जो कि आपका बौद्ध धर्म था और आपका जैन धर्म था, प्रमुख रूप से उभर करके सामने आते हैं, जिन्होंने विश्व व्यापक स्तर पे उन्होंने एक परिवर्तन चलाया, एक आंदोलन चलाया और उसका विभिन्न तबकों पे विभिन्न क्षेत्रों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये बिल्कुल इसका अगर आंसर देखें तो ये दोनों ही आंसर काफ़ी ज़्यादा सही है। और 6ठी शताब्दी का जो समय काल है वो काफ़ी उथल पुथल का क्षेत्र, ना सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें क्या दिखता है कि 6ठी शताब्दी का जो समय है जिसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से कृषि के विकास ने
एक कबीलाई समाज को अस्थायी जीवन के रूप में परिवर्तित कर दिया और अस्थायी जीवन से किस तरीके से उनके अंदर क्षेत्रीय भावनाओं का विकास होने लगा। और जब क्षेत्रीय भावना जिस तरीके से विकसित होने लगी, इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, जन जो है जनपद बनते हैं, जनपद जो है महाजनपद बनते हैं और महाजनपद से किस तरीके से मगध जैसे साम्राज्य का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक के बारे में। जीवक किसके दरबार से संबंधित? फ्रेंड ये वही जीवक है जिसने चंद्रप्रद्योत यानी कि अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत की उन्होंने क्या किया था, इलाज किया था, उनके स्वास्थ्य को ठीक किया था। तो देखा जाए तो ये किसके दरबार से संबंधित है? विकल्प क्या है? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन। ये यूपीएलडीए प्री 2006 में ये क्वेश्चन आया था। जल्दी से हमें आंसर बताइए कि देखिए प्रश्न से भी 2 प्रश्न बन गए। पहली बात तो जीवक जो है वो किसका समकालीन है? गौतम बुद्ध का समकालीन है। किसके दरबार में था? तो देखा वो बिंबिसार के दरबार में था। फ्रेंड जो जीवक की बात करें तो जीवक को कहा जाता है कि इनकी माँ जो थी एक गणिका थी। इनकी माँ का जो नाम था वो था सालवती। ठीक है, इनकी माता का नाम सालवती था। तो ये एक गणिका थी और इनका कहा जाता है कि राजगृह में गणिकाभिषेक करवाया गया था, गणिकाभिषेक सालवती का। तो इन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र का त्याग कर दिया था, अपने पुत्र को कहीं छोड़ दिया था। तो जिसके बाद जो बिंबिसार के पुत्र रहते जिनका नाम क्या था, राजकुमार अभय। अभय ने जीवक का लालन पालन किया और इन्हें कहा जाता है कि तक्षशिला में इनको आयुर्वेद की शिक्षा दिलवाई गई। और इसके बाद जो जीवक थे वो आपके मगध शासक यानी कि हरेक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य के रूप में नियुक्त किया। इन्हीं को बिंबिसार ने देखा जाए तो चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए अवंती भेजा था। ठीक है, और बाकी आपने प्रसेनजीत के बारे में, प्रसेनजीत फ्रेंड कौशल का शासक था, उदयन जो था वस्त का शासक था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर फ्रेंड बताइए किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे या फिर कृष्णा नदी के तट पे? तो बताइए कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये पीसीएस मींस 2015 में ये क्वेश्चन आया था। और कालपी नगर जो है ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। और कालपी का जो पुराना नाम था वो था कालप्रिया। ठीक है, कालप्रिया, क्योंकि जो उसको शॉर्ट फॉर्म में करते करते उसको हम कालपी बुलाने लगे, तो कालप्रिया जो था इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? हमें गलत जो कथन दिया गया है उन्हें छांटना है। ठीक है, और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में। तो पहला आंसर विकल्प क्या दिया है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन है। बिल्कुल सही बात है। ये जो श्रेणी हुआ थी ये व्यापारियों का समूह हुआ करता था, कारीगरों का जो ये आपके जो शिल्पकार हुआ करते थे, जो व्यवसाय किया करते थे, उन्हीं का ये समूह हुआ करती थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित किया गया था। जो भी वस्तु उत्पादित होती थी उसकी गुणवत्ता को जांच करते थे ये, और साथ ही साथ उस वस्तु की कीमत का जो निर्धारण किया जाता था वो श्रेणियों के द्वारा किया जाता था। तो हमारा विकल्प 2 भी सही है। तीसरा है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखता था। बिल्कुल सही बात है। अगर आप गुणवत्ता देखोगे तो आचरण भी देखोगे। किसी का आचरण खराब है तो उसकी गुणवत्ता पे भी उतना ही प्रभाव करेगा। तो इसलिए श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण का भी नियंत्रण रखती थी। लास्ट है ये हमारे से, ये लास्ट देखिए, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित है। फ्रेंड ये बिल्कुल गलत है। श्रेणी व्यवस्था ना सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि ये दक्षिण भारत में भी ये व्यवस्था प्रचलित थी। श्रेणियों का हमें कई समूह, जब हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत का इतिहास, तो वहाँ पे भी हमने कई श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन आया था वो राजस्थान प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया था हमने। तो इस तरीके से फ्रेंड आज की जो सीरीज़ थी, आज के हमने महाजनपद काल से जुड़े हुए जितने भी टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया, उनके बारे में एक एक पॉइंट को देखा, और भी हमने देखा कि अगर कौन कौन से प्रश्नों से भी जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। फ्रेंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।